नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th के बच्चों के लिए, जी वर्ग 12वीं के बच्चों के लिए अंग्रेजी का मॉडल सेट। और बच्चों, यह आपके लिए मेरा तीसरा मॉडल सेट है। इससे पहले 2 मॉडल सेट हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, उन दोनों मॉडल सेट्स को आप देख सकते हैं। तो आइए आज के तीसरे मॉडल सेट की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन बच्चों, मॉडल सेट शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहूँगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है, माई ग्रैंडफादर इज अ स्टील खाली स्थान एंड हार्टी, यानी मेरे दादाजी अभी स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं। ये बच्चों इडियमेटिक एक्सप्रेशन है। तो एंड हार्टी के साथ क्या लगता है? हेल लगता है जी। माई ग्रैंडफादर इज ए स्टील हेल एंड हार्टी, मतलब मेरे दादाजी अभी भी तंदुरुस्त हैं, अभी भी स्वस्थ हैं। तो ये हील ना करेंगे, ये हेल नहीं करेंगे, ये हेल नहीं करेंगे, ये हेल करेंगे। HALE, हेल एंड हार्टी का मतलब होता है तंदुरुस्त, स्वस्थ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, सी सेड दैट सी खाली स्थान नॉट गो देयर। गौर कीजिएगा बच्चों, इस वाक्य में 2 क्लॉज है। एक प्रिंसिपल क्लॉज है सी सेड, और बच्चों सबऑर्डिनेट क्लॉज है दैट सी खाली स्थान नॉट गो देयर। तो बच्चों प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया को देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब को देखिए। ये वर्ब किस में है बच्चों? पास्ट टेंस में है। तो जब प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया पास्ट में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी पास्ट में होती है। तो गौर से देखने पे पता चलता है कि विल भी प्रेजेंट है, कैन भी प्रेजेंट है, मे भी प्रेजेंट है, केवल वुड पास्ट में है, अतः 2 में बी भरेंगे। सी सेड दैट सी वुड नॉट गो देयर। आप इतने याद रखिएगा कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया वर्ब अगर पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की क्रिया भी सामान्यतः पास्ट में होती है, इसीलिए 2 का बी भरा हमने। नंबर 3 देखिए बच्चों। नंबर 3 कहता है कि द पुलिस डिडंट खाली स्थान द थिफ, पुलिस ने चोर को क्या नहीं किया? गौर कीजिएगा बच्चों, आप देख रहे हैं डिड नॉट, तो डिड नॉट किस में आता है? सिंपल पास्ट में। तो बच्चों सिंपल पास्ट में डिड नॉट के बाद हमेशा क्रिया के पहले रूप का प्रयोग होता है। तो क्रिया का पहला रूप, ये तो क्रिया का 5वां हो गया, ये क्रिया का 4था हो गया, ये क्रिया का 2रा हो गया, ये है क्रिया का पहला। जी ये ट्रिकी सवाल है, इसमें बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। द पुलिस डिडंट अरेस्ट द थिफ, पुलिस ने चोर को गिरफ्तार नहीं किया। तो डिड नॉट के बाद हमेशा क्रिया का पहला रूप आता है, इसलिए 3रा का ए सही होगा। चौथा कह रहा है कि सी हैज बीन एब्सेंट द क्लास, वह वर्ग से अनुपस्थित है। जब भी कोई व्यक्ति कहीं से एब्सेंट होता है ना, प्रेपोजिशन के रूप में फ्रॉम लगता है। जैसे सी हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, सी हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, है ना, सी इज एब्सेंट फ्रॉम द सेमिनार। तो जब भी एब्सेंट की बात हो ना, आप फ्रॉम करेंगे। नंबर 5 देखिए, सी वेंट टू द बस स्टॉप टू सी हर फ्रेंड। अब निम्न बताना, निम्न में से कौन सा पार्टिकल यहाँ काम करेगा? सी वेंट टू द हाउस, सॉरी बस स्टॉप, वह बस स्टॉप गई क्या करने के लिए? अपने मित्र को विदा करने के लिए गई। तो बच्चों याद रखिएगा, सी ऑफ, जी ये सी ऑफ जो होता है ना, यह फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है विदा करना। तो आप यहाँ से OFF लेंगे जी। सी वेंट टू द बस स्टॉप टू सी हर फ्रेंड ऑफ, यानी वह अपनी सहेली को सी ऑफ करने के लिए, विदा करने के लिए बस स्टॉप पे गई। तो याद रखिएगा, सी ऑफ का मतलब होता है विदा करना, इसलिए 5 का बी सही होगा। नंबर 6 कहता है चूज द ओड वन आउट। ओड वन आउट का मतलब होता है कि निम्न में से बेमेल शब्द को चुनिए। तो बच्चों ये स्कूल है, ये कॉलेज है, ये यूनिवर्सिटी है, ये ऑफिस है। तो बच्चों स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ये सब क्या है? शैक्षणिक संस्थान है, जबकि ऑफिस जो है ना, यह शैक्षणिक संस्थान नहीं है, अतः बेमेल शब्द यहाँ पे ऑफिस होगा, अतः 6 का डी भरेंगे। 7वां कहता है कि सी वेंट टू द पार्टी खाली स्थान रेड कार, एक लाल गाड़ी से वह पार्टी में गई। बच्चों कार क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यातायात का साधन है, और यातायात के साधन के पहले सामान्यतः हम बाई का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब यातायात के साधन के पहले कोई डिटर्मिनर आ जाए ना बच्चों, कोई डिटर्मिनर आ जाए,
तो फिर हम या तो ऑन करते हैं नहीं तो इन करते हैं। तो ऑन तब करते हैं कि जिस वाहन पे चल करके आप अपने सीट पे जाते हो वहाँ ऑन करते हैं, अन्यथा इन करते हैं। तो चूंकि कार में आप टहलते हुए नहीं जाते हो, कार में आप आराम से धीरे से बैठते हो, तो यहाँ पे इन होगा। सी वेंट टू द पार्टी इन अ रेड कार, यानी वह लाल गाड़ी से पार्टी में गई। नंबर 8 पूछता है कि सी इज खाली स्थान बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। ये बच्चों डिग्री का मामला है, याद रखिएगा, डिग्री का मामला है ये। तो डिग्री का नियम है कि बेटर जो है ना ये कॉम्परेटिव डिग्री में है, और कॉम्परेटिव डिग्री के पहले सामान्यतः द का प्रयोग नहीं होता है बच्चों। लेकिन जैसे ही कॉम्परेटिव के बाद ऑफ द टू आ जाए तो कॉम्परेटिव के पहले द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए 8 का सी होगा। सी इज द बेटर ऑफ द टू सिंगर्स। याद रखिएगा, जब भी कॉम्परेटिव डिग्री के बाद ऑफ द टू आए तो कॉम्परेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग किया जाता है, अतः 8 का सी होगा। नंबर 9 कहता है कि रमन ऑलवेज टी विदाउट शुगर। रमन ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और बच्चों जब भी ऑलवेज दिखे ना ये हैबिट दिखाता है जी, यह रूटीन वर्क दिखाता है। और रूटीन वर्क के लिए हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्रिया का पहला या क्रिया के 5वें रूप का प्रयोग होता है, और यह डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। आइए सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? रमन है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी क्रिया भी सिंगुलर होनी चाहिए, और क्रिया का 5वां रूप जो होता है ना ये क्रिया का सिंगुलर रूप होता है। तो 9 का सी होगा। रमन ऑलवेज टेक्स टी विदाउट शुगर। रमन हमेशा बिना चीनी का चाय पीता है, तो 9 का सी होगा। 10 गौर करने वाला सेंटेंस है। आर यू खाली स्थान लव विथ समवन। क्या आपको किसी से प्रेम है? तो बच्चों याद रखिएगा, लव जो होता है ना, अगर आपको किसी से प्रेम है तो लव के बाद विथ आता है और लव के पहले इन आता है। तो हम करेंगे कि आर यू इन लव विथ समवन। क्या आपको किसी से प्रेम है? जैसे मैं कहूँ कि मुझे अंग्रेजी से प्रेम है तो मैं कहूँगा आई एम इन लव विथ इंग्लिश। अगर आपको कहना है कि मुझे अपनी मातृभूमि से प्रेम है तो आई एम इन लव विथ माई मदरलैंड। तो लव के पहले इन करेंगे और लव के बाद विथ करेंगे, तो 10 का ए होगा। 11 जो मामला है यह बच्चों क्वेश्चन टैग का है। तो ये पूछता है द टीचर इज स्टिल शाउटिंग। शिक्षक अभी भी चिल्ला रहे हैं, तो क्वेश्चन टैग ऐड करना है। तो बच्चों क्वेश्चन टैग का फंडा होता है कि जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है तो हमें निगेटिव क्वेश्चन टैग चाहिए। तो ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये नहीं, इसको हटा दो। अब निगेटिव चेक कर लिए। अब कह रहा है कि अब देखिए बच्चों, अगर ये पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। तो निगेटिव क्वेश्चन टैग देखा हमने तो डी को हटा दिया। इसके बाद क्रिया को देखिए, इज है तो इज के बदले क्या हो जाएगा? इजंट। और यहाँ पे द टीचर क्या है? नाउन है, तो उसका समतुल्य प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। अतः यहाँ पे हो जाएगा इजंट ही। द टीचर इज स्टिल शाउटिंग इजंट ही। 11 का ए हुआ। 12 देखिए, आई डोंट खाली स्थान मच वेल्थ। मेरे पास बहुत संपत्ति नहीं है। बच्चों मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि जब भी डू हो, डज हो, डिड हो, जी डू हो, डज हो या डिड हो, और इसके बाद आपको वर्ब टू हैव लगाना होगा, तो आपके पास एकमात्र ऑप्शन क्या है? हैव है जी। याद रखिएगा, डू, डज, डिड के बाद अगर वर्ब टू हैव का प्रयोग करना हो तो कभी हैज नहीं करेंगे, कभी हैड नहीं करेंगे, हमेशा हैव करेंगे। अतः 12 का बी होगा। आई डोंट हैव मच वेल्थ। मेरे पास बहुत संपत्ति नहीं है। 13 कहता है आई डोंट माइंड हर खाली स्थान लेट। यानी उनके देर से आने पर मुझे कभी आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। बच्चों जब भी आपको माइंड दिखे ना, माइंड एक ऐसी क्रिया है जिसके बाद हमेशा जो वर्ब आएगा ना, माइंड के बाद जो भी बच्चों क्रिया आती है वो जेरेंडियल फॉर्म में होती है, मतलब वो क्रिया का चौथा रूप होता है, मतलब उसमें आईएनजी लगता है। अतः माइंड के बाद हमेशा बिफोर करें, तो यहाँ पे कमिंग बिफोर है, अतः 13 का डी होगा। नंबर 14 फिर से क्वेश्चन टैग है बच्चों। कह रहा है नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। यूं कहो तो जीवन भी परमानेंट नहीं है। तो कह रहा है नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, जीवन में कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो
जब स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, और जब सेंटेंस आपका निगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो नथिंग के आने से यह निगेटिव हो गया है, तो फिर इज, तो जब निगेटिव ये है बच्चों तो टैग आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दो यहाँ पे निगेटिव है, इनको हटा दीजिए, अब बच गया इज इट और ये बच गया आर इट। तो बच्चों ईट के साथ आर लगता नहीं है, ये भी हट जाएगा, तो हो क्या जाएगा, इज इट। नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ, इज इट, यानी जीवन में कुछ भी अस्थाई नहीं है ना। 15 कह रहा है कि चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, आपको निम्न में से मिस स्पेल्ड वर्ड चुनना है जी। तो ये सेक्रेटरी भी सही है, कैबिनेट भी सही है, डिसीजन भी सही है, मीटिंग की स्पेलिंग गलत है। तो जी, तो हमारा मिस स्पेल्ड वर्ड हुआ मीटिंग, अतः 15 का डी सही होगा। 16 कह रहा है वॉक केयरफुली, धीरे धीरे चलो, लेस्ट। बच्चों लेस्ट का मतलब होता है जिससे कि नहीं जी, लेस्ट का अर्थ होता है जिससे कि नहीं। तो बच्चों मैं आपको बारंबार कहता हूं कि लेस्ट से एडवर्ब क्लॉज की शुरुआत होती है। तो लेस्ट वाले क्लॉज में आप बच्चों मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में हमेशा शुड का प्रयोग करते हैं। आप गांठ बांध लीजिए कि आपको जब भी वाक्य में लेस्ट दिखेगा तो मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आप सिर्फ और सिर्फ शुड का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य का अर्थ हुआ वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, धीरे धीरे चलो जिससे कि गिर नहीं जाओ। तो 16 का सी सही होगा, लेस्ट के बाद सी गांठ बांध लीजिए। बच्चों 17 कहता है कि माई सन लाइक्स, मेरा बेटा पसंद करता है, नाइदर क्रिकेट, खाली स्थान फुटबॉल। ये नाइदर इस कंजंक्शन को देखिए बच्चों, तो नाइदर के साथ एंड आता है ना, और आता है ना, बोथ आता है जी नहीं, क्या आता है, नॉर। तो 17 का सी होगा, माई सन लाइक्स नाइदर क्रिकेट नॉर फुटबॉल, मेरा बेटा न तो क्रिकेट पसंद करता है और न ही फुटबॉल पसंद करता है। याद रखेंगे नाइदर के साथ कंजंक्शन के रूप में नॉर आता है। देखिए बच्चों याद रखिएगा, आइदर के साथ और होता है लेकिन नाइदर के साथ नॉर होता है, इसलिए 17 का सी होगा। 18 कहता है कि वन शुड लव, खाली स्थान मदरलैंड, आपको अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। जब भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन वन हो जी, जब भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट इंडेफिनिट प्रोनाउन वन हो तो उसका पॉजेसिव फॉर्म वंस होता है। बहुत सारे बच्चे हिज कर देते हैं, कभी नहीं, हर तो भूल करके भी नहीं, इट्स का तो सवाल ही नहीं है, वंस करेंगे। वन शुड लव वंस मदरलैंड, यानी आपको अपनी मातृभूमि से प्रेम करनी चाहिए। 19 गौर कीजिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और जब शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी। और ये सारी चीज़ें आपको परीक्षा में तुम हेल्प करेगी ही करेंगी, परीक्षा के साथ साथ आपको जीवन की परीक्षा में भी ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। कह रहा है कि सी यूजुअली पुट्स, खाली स्थान रेड साड़ीज, वह यूजुअली मतलब सामान्यतः, ये उनकी हैबिट बता रहा है, तो वह सामान्यतः लाल रंग की साड़ियाँ पहनती हैं। तो पहनना के लिए फ्रेजल वर्ब क्या होता है बच्चों, पुट ऑन। याद रखिएगा, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, जिसको आप वेयर भी कहते हो ना, तो पुट ऑन, तो ये रहा ऑन, तो 19 का सी हो जाएगा। सी यूजुअली पुट्स ऑन रेड साड़ीज, वह सामान्यतः लाल साड़ी पहनती हैं। तो याद रखिएगा, पुट ऑन का मतलब पहनना। 20 बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, इसमें बच्चों ज्ञान की आवश्यकता कम है, बुद्धि की आवश्यकता ज्यादा है। समझिए, आई हैड ऑलरेडी, खाली स्थान लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन ग्रामर, यानी मैं पहले ही बहुत सारी किताबें ग्रामर पर पढ़ चुका था, यस पढ़ चुका था। तो ये हैड देख रहे हैं ना बच्चों, तो हैड जो होता है ना परफेक्ट टेंस का ये पहचान है, क्योंकि ऑलरेडी अक्सर परफेक्ट टेंस में आता है। तो हैड के बाद जब भी चाहिए आपको तो क्रिया का तीसरा रूप चाहिए, तो ये होगा नहीं। रीड्स क्रिया का 5वां है, रीडिंग क्रिया का 4था है, और ये देख रहे हैं ना, ये क्रिया का पहला भी है और क्रिया का तीसरा भी है। तो जब ये पहला होगा तब इसे रीड पढ़ेंगे, और तीसरा होगा तो रेड पढ़ेंगे। तो हैड के बाद ऑलरेडी है, मतलब परफेक्ट टेंस चाहिए, तो परफेक्ट टेंस में क्रिया का तीसरा रूप होता है, तो यही तीसरा रूप है, और इसको रेड पढ़ेंगे। आई हैड ऑलरेडी रेड लॉट्स ऑफ बुक्स ऑन ग्रामर, तब 20 का ए होगा। 21 गौर से देखिएगा बच्चों, 21 कह रहा है
कि मे गॉड सेव द प्राइम मिनिस्टर, भगवान प्रधानमंत्री की रक्षा करें। यह सेंटेंस देखिए और बताइए कि ये स्टेटमेंट है कि इम्परेटिव है कि एक्सक्लामेशन है कि ऑप्टेटिव है। बच्चों, जब वाक्य की शुरुआत में से हो और अंत में नोट ऑफ एक्सक्लामेशन दिखे ना, तो इसके माध्यम से मन की इच्छा प्रकट की जाती है और मन की इच्छा प्रकट करने वाले वाक्य को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जी, क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो मे गॉड सेव द प्राइम मिनिस्टर, भगवान प्रधानमंत्री की रक्षा करें। तो जब भी वाक्य की शुरुआत में से हो और उससे इच्छा प्रकट हो तो वाक्य ऑप्टेटिव होता है, अतः 21 का डी होगा। बच्चों, 22 कहता है कि चंपा वाज मैरिड, खाली स्थान चंपक, चंपा की शादी चंपक से हुई। बच्चों गौर कीजिएगा, यह पैसिव कंस्ट्रक्शन है। देखिए, मैरी एक ऐसी क्रिया है बच्चों कि मैरी का प्रयोग जब एक्टिव वॉइस में होता है तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, लेकिन जैसे ही मैरी का प्रयोग पैसिव कंस्ट्रक्शन में हो, आंखें मूंद करके टू का प्रयोग कर दीजिए। जी, पैसिव में जब भी आए ना मैरी तो टू लगेगा। तो चंपा वाज मैरिड टू चंपक, चंपा की शादी चंपक के साथ हो गई। बढ़िया हुआ। नंबर 23 देखिए, आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बाई, खाली स्थान एंड बाउंड्स। बच्चों, हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। ये भी इडियमेटिक एक्सप्रेशंस है, तो बाउंड्स के साथ ये लिप्स आता है। आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बाई लिप्स एंड बाउंड्स, हमारा देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। तो बच्चों, बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है बहुत तेजी से, अतः 23 का सी होगा। 24 को गौर से देखिए, गौर से देखिए बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने मित्रों से भी शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी कुछ हेल्प पहुंच जाए। तो 24 कह रहा है कि हिज साइकिल डिडंट, खाली स्थान ब्रेक्स, उसके साइकिल में ब्रेक्स ही नहीं थे। अब बताइए बच्चों, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि डू डज डिड के बाद हमेशा हैव आता है, हैज नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, हमेशा हैव आएगा। 24 का डी होगा। 25 कह रहा है कि नीदर ऑफ द टू मेन, खाली स्थान डन दिस, यानी दो ही लोग हैं बच्चों, उन दोनों में से किसी ने इस कार्य को नहीं किया है। तो अक्सर यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि बच्चे ये मेन देख लेते हैं, और मेन क्या है? प्लूरल है। चूंकि नाउन की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि या तो सिंगुलर होगा नहीं तो प्लूरल होगा, प्रोनाउन भी या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे नीदर देखिए, ये ऑफ देखिए, ऑफ क्या है बच्चों? प्रेपोजिशन है। तो इसके पहले नीदर क्या हो गया? ये प्रोनाउन हो गया। तो देखिए, प्रेपोजिशन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन होता है ना, वही वाक्य का सब्जेक्ट होता है। तो नीदर क्या है? सिंगुलर प्रोनाउन है, अतः हमारी क्रिया भी सिंगुलर होगी। लेकिन बच्चे टू मेन, मेन देख लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि जैसे प्रेपोजिशन के पहले भी एक सब्जेक्ट हो और प्रेपोजिशन के बाद भी एक हो, तो प्रेपोजिशन के पहले वाला रियल सब्जेक्ट होता है। तो नीदर जो है ये रियल सब्जेक्ट है, तो नीदर हमेशा सिंगुलर होता है, तो हमारी क्रिया भी सिंगुलर होगी, इसलिए हैज होगा। नीदर ऑफ द मैन हैज डन दिस, यानी दो आदमी हैं, दोनों में से किसी ने भी इस काम को नहीं किया है। बच्चों 26 पूछ रहा है कि सी आस्क्ड मी आर यू हंगरी, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें भूख लगी है। ये बच्चों स्पीच का मामला है, डायरेक्ट को बदलना है इनडायरेक्ट में। तो बच्चों सी आस्क्ड मी यहाँ तक सही है, सी आस्क्ड मी यहाँ तक सही है, ये भी यहाँ तक सही है, ये भी यहाँ तक सही है। अब समझिए, चूंकि आर यू हंगरी जो है यस नो क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होता है कि दैट के बदले ईफ का प्रयोग होता है, तो इसमें ईफ नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब बच गया दो, यहाँ तक ईफ है, ये भी ईफ है, तो यहाँ तक दोनों सही है। अब यू जो है सेकंड पर्सन है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलेंगे, तो यू बदलेगा मी के हिसाब से, तो क्या हो गया? आई। यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, मतलब दोनों यहाँ तक सही है। अब बारी है क्रिया की, तो यू के साथ आर था तो आई के साथ एम होगा, और चेंज ऑफ टेंस में चूंकि आस्क्ड पास्ट टेंस में है, तो चेंज ऑफ टेंस के मुताबिक एम क्या बन जाएगा? वाज बन जाएगा। देखिए ये वाज है, अतः सी सही होगा। सी आस्क्ड मी इफ आई वाज हंगरी, 26 का सी। 27 कह रहा है कि ए मैन हुज वाइफ इज डेड इज कॉल्ड, यानी एक पुरुष, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, उसे क्या कहते हैं? विडो, विडोवर, ऑफन या सेंट। बच्चों जिस पुरुष की पत्नी मर गई है ना, उसको हम लोग विडोवर कहते हैं। क्या कहते हैं? विडोवर। याद रखिएगा, जिसका पति मर गया वो विडो है, और जिसकी पत्नी मर गई वो विडोवर है। अतः 27 नंबर प्रश्न का उत्तर बी हुआ, विडोवर। 28 कहता है कि ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज कॉल्ड, यानी एक बच्चा
जिसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है उसको क्या कहते हैं बच्चों? अनाथ। और अनाथ को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऑर्फन। अतः 28 का ए सही होगा। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड इज कॉल्ड एन ऑर्फन। यानी जिस बच्चे के पिता की मृत्यु हो जाती है, माँ की भी मृत्यु हो जाती है ना, उसे अनाथ कहते हैं। 28 का सी हो। भगवान इतनी भारी गलती किसी के साथ ना करें। आइए 29 चलते हैं। बच्चों कह रहा है कि ब्रेक इनटू मीन्स, ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है? बच्चों ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स, यानी बलपूर्वक किसी घर में घुस जाना। तो ब्रेक इनटू का मतलब होता है एंटर बाय फोर्स। अतः 29 का ए होगा। बच्चों 30 कह रहा है कि हीज एल्डर सिस्टर इज स्टील खाली स्थान कॉलेज। उसकी छोटी बहन अभी भी कॉलेज में है। तो बच्चों स्कूल के पहले, कॉलेज के पहले, यूनिवर्सिटी के पहले प्रेपोजिशन के रूप में एट आता है, इनका प्रयोग नहीं होता है। अतः 30 का एट होगा। हिज सिस्टर इज स्टील एट कॉलेज। 31 नंबर देखिए, यू आर द मैन इन द विलेज। अब चूंकि दो है, डिग्री का मामला है, तो दो के बाद सुपरलेटिव डिग्री आता है, तो क्या हो जाएगा? ओल्डेस्ट। यू आर द ओल्डेस्ट मैन इन द विलेज। आप गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं। तो ये बच्चों 31 प्रश्न ग्रामर से थे। अब आइए टेक्स्ट बुक अर्थात पाठ्य पुस्तक की तरफ चलते हैं और इन क्वेश्चंस को और गौर से देखिएगा। ये क्वेश्चंस आपके बहुत काम आने वाले हैं बच्चों, मैं वादा करता हूं। 32 नंबर प्रश्न देखिए बच्चों। 32 नंबर कहता है कि हु पब्लिश्ड द फर्स्ट डिक्शनरी। बच्चों पहली डिक्शनरी किसने पब्लिश की? याद रखिएगा, सैमुअल जॉनसन ने। किसने? सैमुअल जॉनसन ने पहली डिक्शनरी पब्लिश की थी। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहे द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस टुक प्लेस इन। आपको बताना है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार कब हुआ। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछता है, अतः आप याद रखेंगे 1476 ईस्वी में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया गया था। नंबर 34 देखिए, द एंग्लो सैक्सन्स इन्वेडेड इंग्लैंड इन द सेंचुरी। आपको बताना है कि एंग्लो सैक्सन्स जो जर्मेनिक ट्राइब्स थे ना, इन लोगों ने इंग्लैंड पे कब हमला किया था? तो 5th सेंचुरी में। कब? 5th सेंचुरी में। और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश नामक पुस्तक पढ़नी पड़ेगी, और उस पुस्तक के हर चैप्टर की हिंदी व्याख्या मेरे चैनल पे अवेलेबल है। अतः मेरे चैनल पे आएँ, प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ स्टोरी ऑफ इंग्लिश के सारे चैप्टर्स को खूब बढ़िया से पढ़िए। 35 कहता है द 18th सेंचुरी इज नोन एज द ऑगस्टन एज। जी, 18वीं सदी को हम लोग ऑगस्टन एज के नाम से भी जानते हैं। यह प्रश्न भी स्टोरी ऑफ इंडिया से है। हमारे चैनल पे आइए, सॉरी स्टोरी ऑफ इंग्लिश इसका नाम है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश नामक बुक का हर चैप्टर अवेलेबल है, उसको पढ़िए। बच्चों 36 कह रहा है कि ओड टू द वेस्ट विंड। जी, ओड टू द वेस्ट विंड हैज बीन रिटन बाय। आपको बताना है कि ओड टू द वेस्ट विंड किसके द्वारा लिखा गया है? सेली के द्वारा, किट्स के द्वारा, मिल्टन के द्वारा या चौसर के द्वारा? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख करके भेजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। 37 देखिए, द टीचर गेव द कन्फिस्केटेड गोल्ड टू द। कन्फिस्केटेड का मतलब था जब्त किया हुआ, यानी टीचर ने जब्त किया हुआ गोल्ड, कद्दू, किसको दिया? हेडमास्टर को, सर्वेंट को, शॉपकीपर को या पोर्टर को? जो पोर्टर को। जी, याद रखिएगा, सीबी वो जो चैप्टर है ना द आर्टिस्ट, वहाँ से लिया गया है कि शिक्षक ने कन्फिस्केटेड गोल्ड को किसको दे दिया? पोर्टर को दे दिया। 27 का सी हो जाएगा। 38 देखिए, द पोर्टर सोल्ड द गोल्ड टू ए डीलर फॉर। आपको बताना है कि उस पोर्टर ने, जी, उस पोर्टर ने उस गोल्ड को डीलर को कितने सेन में बेचा, कितने रुपए में बेचा? 40, 50, 60 या 70? जी बताइए, बताइए बच्चों। इसका सही जवाब होगा 50। क्या होगा? 50 होगा। यानी पोर्टर को जब पैसे की तंगी हुई तब उस गोल्ड को बाजार में लेके गया और एक डीलर को 50 येन में बेच दिया। अतः 38 का बी होगा। 39 कहता है ए गर्ल इज लकी इफ हर खाली स्थान आर अलाइव। यानी लड़की भाग्यशाली मानी जाती है अगर उसके जीवित होते हैं ब्रदर, सिस्टर और पेरेंट्स। जी, पेरेंट्स। और इस प्रश्न का जवाब जानने के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ए चाइल्ड इज बॉर्न नामक चैप्टर पढ़िए। ए गर्ल इज लकी इफ हर पेरेंट्स आर अलाइव। अगर मम्मी पापा जीवित होते हैं तो विवाह के बाद लड़की को भाग्यशाली माना जाता है। नंबर 40 देखिए बच्चों। नंबर 40 कह रहा है कि आवर फूड वाज सर्व्ड
ऑन फ्रेश ग्रीन बनाना लीव्स इंस्टीड ऑफ प्लेट्स इज अ लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि हमारा भोजन प्लेट्स के बदले, है ना, केले के पत्ते पे परोसा गया था। यह पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं? तो बच्चों पर्लेस बक की रचना इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई से ली गई है, अतः 40 का सी सही होगा। नंबर 41 कह रहा है कि लोमो बॉट हिज डॉग गेस फ्रॉम। आपको बताना है कि लोमो के कुत्ते का नाम गेस था, तो गेस को लोमो ने कहाँ से खरीदा था? तो मिरोनो से। किससे बच्चों? मिरोनो से। और इसके लिए आप ए मैरिज प्रपोजल नामक चैप्टर पढ़िए, और वह चैप्टर भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ भी आकर के आप देख सकते हैं। नंबर 42 कह रहा है द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वाज फ्रॉम। यानी यूनाइटेड नेशंस की प्रथम महिला अध्यक्षा कहाँ की थी? बच्चों इंडिया की। कहाँ की थी? इंडिया की थी, और वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। नाम आप पता लगा लीजिएगा। बच्चों 43 कहता है कि बेंजी वाज गिवन द पासबुक व्हेन ही वाज। यानी बेंजी को पासबुक दिया गया जब उसकी आयु हो गई कितनी? 21 वर्ष। जी, 21 वर्ष की आयु में बेंजी को उसके पिताजी ने पासबुक दे दिया। और इस चैप्टर के लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में H.E. बेट्स की रचना द अर्थ पढ़िए। 44 देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोनेट। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सोनेट है। याद रखिएगा 14 पंक्तियों की कविता को सोनेट कहते हैं। तो निम्न में से कौन सी कविता 14 पंक्ति की है? तो सोल्जर है। जी, रूपर्ट ब्रूक की रचना सोल्जर जो है ना, वो सोनेट है, अतः 44 का बी होगा। बच्चों 45 कह रहा है कि एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर इज लाइन फ्रॉम। यानी जब मैं क्रम्बल कर जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, तब तुम्हें कौन याद रखेगा। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो एन एपिटाफ से। कहाँ से ली गई है? एन एपिटाफ से ये पंक्ति ली गई है। इस पोएम को भी आप हमारे चैनल पे आकर के देख सकते हैं। 46 है द हाउस वेंट इन टू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ। आपको बताना है घर में शांत, बिल्कुल मतलब क्या कहें, सन्नाटा छा गया था। किसकी मृत्यु के कारण? तो बच्चों ग्रैंड मदर की मृत्यु के कारण। और याद रखिए कमला दास की रचना माई ग्रैंड मदर्स हाउस। जब वो पोएट पढ़िएगा, जब वह पोएम पढ़िएगा, तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। द हाउस वेंट इन टू साइलेंस ड्यू टू द डेथ ऑफ ग्रैंड मदर। 46 का सी होगा। 47 कह रहा है बच्चों कि द पोएट इन स्नेक केम डाउन विथ ए इन हिज हैंड। यानी स्नेक नामक कविता में कवि जो है ना नीचे उतरे थे अपने हाथ में क्या लेके? मोबाइल, पिक्चर या लॉग। पिक्चर घड़ा। जी, गर्मी का मौसम था, पानी के लिए वो नीचे उतरे थे, तो उनके हाथ में क्या था? घड़ा था, और उसी वक्त वहां पे एक सांप भी आया था, अतः 47 का सी होगा। 48 कहता है द पोएट डिस्क्राइब्स द सीन ऑफ इन फायर हीम। यानी फायर हीम नामक कविता में कवि जो है ना कहाँ के दृश्य को डिस्क्राइब करते हैं? मार्केट को, फॉरेस्ट को, स्टूडियो को, या बर्निंग घाट को? जी, बर्निंग घाट को। फायर हीम नामक कविता में KKN दारू वाला जो है ना वो बर्निंग घाट को डिस्क्राइब करते हैं। 48 का डी होगा। बच्चों 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाल्ट व्हिटमैन बिगेन वर्किंग एज अ बिफोर इज 12th बर्थडे। बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों आपके लिए। वाल्ट व्हिटमैन जो है ना कितने वर्ष की आयु के पहले ही काम करना शुरू कर दिए थे? यानी 12 साल की आयु के पहले ही काम करना शुरू कर दिए थे। और किस रूप में? तो कारपेंटर के रूप में। जी, एक बढ़ई के रूप में अपनी 12वीं बर्थडे के पहले ही ये काम पे लग गए थे, अतः 49 का डी हो जाएगा। बच्चों 50 पूछ रहा है कि मुंगो जेरी एंड ग्रिडलबोन आर ऑल्सो। यानी मुंगो जेरी और ग्रिडलबोन क्या है? कैट्स है। क्या है बच्चों? कैट्स है। और इसके लिए मैकाबेटी द मिस्ट्री कैट देखिए। 51 पूछ रहा है कि वॉल्टर डिलामेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ। आपको बताना है कि वॉल्टर डिलामेयर के पिता की मृत्यु कब हो गई थी। यानी वॉल्टर डिलामेयर कितने साल की आयु के थे कि उनके पापा चल बसे? बच्चों 4 साल के। याद रखिएगा वॉल्टर डिलामेयर सिर्फ 4 साल के थे कि इनके पिता की मृत्यु हो गई, अतः 51 का डी होगा। 52 कह रहा है कि एट मदर्स इंसिस्टेंस, यानी माँ के जोर देने पर, द नरेटर टुक लीव फ्रॉम द ऑफिस। यानी माँ के कहने पे, नानू काका नामक चैप्टर में माँ के कहने पे नरेटर ने कितने दिनों की छुट्टी ले ली थी? तो 2 days। कितने दिनों की? 2 दिनों की छुट्टी ली थी। 52 का ए सही होगा। और इसके लिए आप मनोहर मालगांवकर की रचना ए पिंच ऑफ स्नॉफ पढ़िएगा।
बच्चों 53 कहता है कि सीबी बॉट द 5 इंच लॉन्ग गोड फॉर, सीबी 5 इंच लंबे कद्दू को कितने येन में खरीदा था, कितने सेन में, तो 10, कितने में, 10, यानी बालक होने के कारण बूढ़ी महिला ने इसको 10 में दे दिया था, ठीक है, 10 सेन में, अतः 53 का ए सही होगा। नंबर 54 कह रहा है कि व्हिच एनिमल्स वेयर टेकन टू ए मूवी, आपको बताना है कि निम्न में से किन पशुओं को मूवी में लेकर के जाया गया था, लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स, डॉग्स, बताइए बच्चों। और मैं आपको हिंट दे देता हूं कि यह जो पंक्तियां हैं ना, ये पंक्तियां आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से ली गई है। तो आप मुझे बताएं कि किन पशुओं को, जी बर्ट्रैंड रसेल जो है ना, किन पशुओं को कहाँ ले गए थे, मूवी में लेकर के गए थे, बताइए बच्चों। लायंस को, इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, लायंस हो जाएगा, 54 का ए होगा। 55 कह रहा है कि ए वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम्स, आपको बताना है कि निम्न में से किस महिला को बहुत सारे टैबूज, रिचुअल्स और कस्टम्स, यानी बहुत सारी प्रथाएं, संस्कार और निषेधों का पालन करना पड़ता है, मैरिड वुमन को, अनमैरिड वुमन को, प्रेग्नेंट वुमन को या ब्यूटीफुल वुमन को, बच्चों प्रेग्नेंट वुमन को, जी। ए प्रेग्नेंट वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज, रिचुअल्स एंड कस्टम्स। और इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अपने पाठ्य पुस्तक में ए चाइल्ड इज बॉर्न नामक चैप्टर पढ़ सकते हैं कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसको बहुत सारे निषेधों का पालन करना पड़ता है, अतः 55 का बी सही होगा। बच्चों 56 होता है, 56 बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल, आपको बताना है कि बेंजी के पिताजी क्या थे, जी बच्चों बेंजी के पिताजी क्या थे, तो वो लोकल प्रीचर थे, लोकल प्रीचर थे, जी उपदेशक थे, अतः 56 का बी होगा। और इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में द अर्थ नामक चैप्टर पढ़ सकते हैं। 57 कहता है कि अल्बाट्रॉस इज ए काइंड ऑफ, आपको बताना है कि अल्बाट्रॉस क्या है, लोकल वर्ड है, लव वर्ड है, सी वर्ड है या फॉरेन वर्ड है, बच्चों सी वर्ड है, जी आप बिल्कुल याद रखिएगा, अल्बाट्रॉस क्या है, सी वर्ड है, अल्बाट्रॉस क्या है, सी वर्ड है। तो 57 का बच्चों बी हो जाएगा। 58 कह रहा है कि द एंग्लो सेक्सन इन्वेडेड इंग्लैंड इन द सेंचुरी, आपको बताना है कि एंग्लो सेक्सन्स ने इंग्लैंड पे कब हमला किया था, तो 5वीं सदी में। यह क्वेश्चन लगता है शायद रिपीट हो गया, कोई बात नहीं बच्चों, याद रखिएगा एंग्लो सेक्सन्स जो जर्मन वो ट्राइब्स थे ना, उन लोगों ने 5वीं सदी में इंग्लैंड पे हमला किया था और तब अंग्रेजी की शुरुआत धीरे धीरे हुई थी। 59 नंबर पढ़िए, द ईयर मार्क्स द एंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा वर्ग ओल्ड इंग्लिश के एंड को मार्क करता है, तो वह 1066 बच्चों याद रखिएगा कि अंग्रेजी के विकास को 3 पीरियड में बांटा गया है, जी ओल्ड इंग्लिश जिसको ओई कहते हैं, मिडिल इंग्लिश जिसको एमई कहते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश, है ना बच्चों। तो ओल्ड इंग्लिश को मानते हैं 449 से लेकर के 1066 तक, 1150 से लेकर के 1500 वो मिडिल इंग्लिश, और 1500 से लेकर के अब तक को मानते हैं मॉडर्न इंग्लिश। तो 1066 में बच्चों ओल्ड इंग्लिश का समापन वर्ष माना जाता है, अतः 59 का सी होगा। 60 कह रहे द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ये कब हुआ था, तो मिडिल इंग्लिश में हुआ था, कब हुआ था, मिडिल इंग्लिश में हुआ था, याद रखिएगा बच्चों मिडिल इंग्लिश पीरियड में हुआ था, अतः 60 का बी होगा। 61 कह रहा है कि द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज, यानी अंग्रेजी में सबसे वाइडली यूज्ड, यानी लगभग सारे संसार में बोली जाने वाली भाषा कौन है, हिंदी नहीं, चाइनीज नहीं, फ्रेंच नहीं, इंग्लिश, जी बच्चों देखिए इस पर कई प्रकार का सवाल पूछता है कि संसार में सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तब चाइनीज करेंगे, और फिर पूछेगा संसार में सर्वाधिक क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है, तब इंग्लिश करेंगे। तो बच्चों 61 का डी हो जाएगा इंग्लिश। 62 कहता है अबाउट 800 ईयर्स अगो, लगभग 800 साल पहले वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज, निम्न में से किसको वर्ल्ड लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त था, बच्चों जो दर्जा आज अंग्रेजी को प्राप्त है ना, 800 साल पहले वह दर्जा लैटिन लैंग्वेज को प्राप्त था।
तो हम कहेंगे कि 800 वर्ष पहले लैटिन को विश्व भाषा का खिताब प्राप्त था, अतः 62 का डी होगा। अबाउट 800 ईयर्स अगो लैटिन वाज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियोज को देख रहे हैं और सारे प्रश्नों के उत्तर को ध्यान से सुन रहे हैं, अपनी अब साथ साथ अभ्यास भी कर रहे हैं, अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। 63rd देखते हैं बच्चों। नाउ यू आर 21, अब तुम 21 साल के हो गए हो। दिस इज योर मनी, यह तुम्हारा पैसा है। हु सेड दिस, किसने ये कहा? तो बेंजी के पापा ने कहा। किसने कहा? बेंजी के पापा ने कहा कि अब तुम 21 वर्ष के हो गए हो, ये पैसा तुम्हारा है, पासबुक ले लो। याद है ना बच्चों कहानी आपको? तो 63 नंबर का ए होगा, बेंजीज फादर। बच्चों नंबर 64 कहता है कि द ओल्ड मैन इन द केज हैड ए स्ट्रोक ऑफ। आपको बताना है कि पिंजरे में जो बूढ़ा व्यक्ति रहता था ना, उस पे किस बीमारी का हमला हुआ था? हाई फीवर का हमला था, या हार्ट अटैक का था, या पैरालिसिस का था, या सन स्ट्रोक का? बच्चों पैरालिसिस का था, उनको लकवा मारा था। और इसके लिए आप पर्लेस बक की रचना इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई देख सकते हैं। 66 पूछता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। आपको बताना है कि निम्न में से कौन पेशे से डॉक्टर था? तो एंटन चेकोव थे। एंटन चेकोव जो थे बच्चों, ये पेशे से डॉक्टर थे और इनकी रचना ए मैरिज प्रपोजल आप अपने टेक्स्ट बुक में बड़ी चाव से पढ़ते हैं, अतः 65 का ए होगा। एंटन चेकोव वाज ए डॉक्टर बाय प्रोफेशन। अब 66 देखते हैं बच्चों। 66 कहता है कि खाली स्थान एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी। आपको बताना है कि निम्न में से कौन अपने दफ्तर में विनम्रता पूर्वक प्रवेश किया, प्रार्थनापूर्ण विनम्रता पूर्वक प्रवेश किया? तो बच्चों डॉक्टर जाकिर हुसैन जी। आप जब भारत इज माई होम पढ़िएगा तो उसमें ये स्वयं कह रहे हैं कि आई एंटर्ड द ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी, अतः 66 का ए होगा। 67 कहता है बच्चों सोहनलाल रतिराम वाज द इन दिल्ली। सोहनलाल रतिराम दिल्ली में क्या थे? तो मनोहर माल गांवकर की रचना ए पिंच ऑफ सनफ पढ़िए, आपको पता चलेगा। वो सेक्रेटरी नहीं थे, वो एस्ट्रोलॉजर नहीं थे, वो मजिशियन नहीं थे, वो पार्टी बॉस थे। तो 67 का डी होगा, सोहनलाल रतिराम वाज द पार्टी बॉस इन दिल्ली। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड इन। आपको बताना है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कब की गई थी? तो 1968 में। कब की गई थी बच्चों? 1968 में। बच्चों ये 61 है, ये 62 है, ये 63 है, ये सारे वर्ष जो है ना करीब करीब मार्टिन लूथर किंग जूनियर से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा कि 1968 में इनको असैसिनेट कर दिया गया, मतलब गोली मार करके इनकी हत्या कर दी गई थी। 68 का डी सही होगा। 69 कह रहा है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे मौत नहीं आ जाती। ये पंक्तियां कहाँ से ली गई है? तो वाल्ट व्हिटमैन की रचना सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। कहाँ से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई है। 69 का ए होगा। 70 कह रहे द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन इज ए लाइन फ्रॉम। जी बच्चों बताइए, द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन ये लाइन कहाँ से ली गई है? बताइए बच्चों, बताइए। ये ली गई है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। कहाँ से ली गई है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। अभी आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, 71 नंबर का सवाल। खाली स्थान ट्विटर इन द स्काई। आपको बताना है कि निम्न में से कौन आकाश में ट्विटर करती है, मतलब चहचहाती हैं? जी, इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ओड टू ऑटम नामक पोएट्री पढ़नी होगी, और वह पोएट्री बच्चों हमारे चैनल पे भी उपलब्ध है, यहाँ पर भी आकर के आप पढ़ सकते हैं। जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि वेलोज ट्विटर इन द स्काई। जी, वेलोज ट्विटर इन द स्काई। वेलोज क्या है? ये एक प्रकार की चिड़िया है, बर्ड है। तो वेलोज ट्विटर इन द स्काई। इस प्रकार से मॉडल सेट की इस तीसरी वीडियो में कुल मिलाकर के 71 प्रश्न आपके लिए मैंने दिए। तो इस वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, जितनी बार मर्जी हो उतनी देखें, ताकि आपकी तैयारी पुख्ता हो और आप परीक्षा में अच्छे अंकों से सफल हो। यही मेरी भी कामना है, और इसी के साथ ही इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। अनुमति दें और मेरे साथ बोलें, जय हिंद।